वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर आपके लिए मैं नेक्स्ट जो है हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर लेके आ गया हूं, जिसके अंदर एल्काइंस और अरीन्स दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी बच्चों एल्केन्स और एल्कीन्स की डिटेल क्लास में ले चुका हूं, नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इन टॉपिक्स के ऊपर एल्काइंस और अरीन्स क्या इनके जो है प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इनकी प्रिपरेशन रिएक्शंस होती हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस होती है, सारा डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ऑर्गेनिक हमेशा बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो कि इंटरलिंक्ड रहता है, और हाइड्रोकार्बन्स जो हैं हमारे पास वो हमारे कहीं पर भी इंटरलिंक हो सकते हैं। आगे के जितने भी फंक्शनल ग्रुप वाले चैप्टर्स हैं उसके अंदर इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस। जल्दी से अब बच्चों हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बच्चों ऑलरेडी हम ये सब कर चुके हैं। एल्काइंस और अरीन्स की जो हम बात कर रहे हैं वो हम करेंगे आज। तो अब सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास यहां पर एल्काइंस जो होते हैं उसका बेसिक डेफिनेशन सभी बच्चों जो है उनको आता है, बिकॉज जूनियर क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। एल्काइंस हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अपने को देखने को मिलता है। ये ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड है, और कहीं मत लेके चलना। और यहां पर अगर देखा जाए तो बच्चों इनका फॉर्मूला जो निकल के आता है वो आता है CnH2n-2। अगर मैं एक स्ट्रेट चेन एल्काइन की बात कर रहा हूं, जैसे प्रोपाइन की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हो इसका बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर हमने यहां पर बना रखा है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यहां पर C3H, ठीक है, H देख सकते हो कि यहां पर हो गया, 3H आपके पास यहां पर है, ठीक है, तो एक पीछे छुपा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देख लो। फिर यहां पर क्या हो गया अपने पास C3H4 दैट इज Cn, है ना, 3, और ये हो गया अपने पास 3 × 2 - 2 दैट इज 4, राइट। तो ये अपने पास है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बच्चों अपने को यहां पर देखने को मिलते हैं। ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अपने को यहां पर देखने को मिलते हैं। अब sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। सबसे पहले sp हाइब्रिडाइज्ड की अगर हम देखें तो देखो बहुत ही अमेजिंग विजुअलाइजेशन मैं आपके लिए लेके आ गया हूं, ताकि आपको कभी भी बच्चों इस चीज को समझने में दिक्कत नहीं आए कि अगर मेरे पास यहां पर sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तो वो किस तरीके से यहां पर दिखता है। तो आप देख सकते हो बच्चों ये जो है मेरे पास ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो कि सिग्मा बॉन्ड के लिए भी काम आ रहा है। और फिर अपने पास यहां पर क्या है, फिर अपने पास यहां पर ये p ऑर्बिटल्स जो हैं वो इस तरीके से अपने ओवरलैप करके यहां पर पाई बॉन्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। और यहां पर दो एक्सिस के अलोंग z और y एक्सिस, इसके अलोंग आपके पास पाई बॉन्ड्स जो हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो हमारी जो प्रॉपर्टी होती है इस ट्रिपल बॉन्ड की, वो बच्चों इन पाई बॉन्ड्स की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहती है। एक जनरल अगर मैं बात बता दूं तो क्या होता है कि भाई अपने पाई बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफी वीक रहते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। इसलिए जब पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी देखी जाती है, दैट इज एल्काइंस की रिएक्टिविटी देखी जाती है, तो वो काफी ज्यादा हो जाती है, बिकॉज यहां पर चीजें बहुत आसानी से क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं। दैट मींस अगर कोई अपने पास ऐसी चीज है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कहां से ले सकता है, इन बॉन्ड्स के थ्रू जो है आसानी से खींच सकता है। दैट मींस यहां पर एडिशन रिएक्शन जो मल्टीपल बॉन्ड्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी है वो आराम से हो सकती है, ठीक है। ये फंडा जो है सबको अगर समझ में आ गया है कि भाई अपने पास सिग्मा बॉन्ड है यहां पर, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। ये अपने पास यहां पर पाई बॉन्ड्स है बच्चों जो कि इस तरीके से अपने क्रिएट होते हैं। तो यहां पर अपने पास ओवरऑल इस तरह का स्ट्रक्चर बॉन्ड्स का देखने को मिलता है। अच्छा, ये कुछ कॉमन नाम है बच्चों आपको याद रखने, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये सारे के सारे आपके कुछ कॉमन नाम्स होते हैं, ठीक है। और आयुपैक नोमेनक्लेचर जो है, आयुपैक नोमेनक्लेचर ये भी बहुत डिटेल में हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, जहां पर हम नंबरिंग करना, मेन चेन सिलेक्शन करना, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर देना, ये सभी बातें हम जो है ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आई होप अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आती है प्रिपरेशन रिएक्शन। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैं आपको दिखाता हूं कि बच्चों कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड यूज करके हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। यहां से देखिए, सबसे पहले बच्चों हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये अपने पास क्विक लाइन, ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास इतनी जगह केमिस्ट्री के अंदर आती है कि पूछो ही मत। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्रिपरेशन इसका चलता रहता है। अब ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से देखो, कैल्शियम ऑक्साइड को कोक के साथ हीट करने पर बच्चों हमें कैल्शियम कार्बाइड जो है वो मिलता है। कैल्शियम कार्बाइड जो अपने पास क्या ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर अगर देखें बच्चों तो क्या प्रॉपर्टी होगी कि आपके पास Ca, ठीक है, ऐसा आपके पास C, और यहां पर हम बोल सकते हैं कि यार ये एक एनायन है जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज कैल्शियम पे 2+ चार्ज है, इजंट इट। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है बच्चों यहां पर वो कार्बन जो है, ठीक है, कोक के साथ अगर हम हीट करते हैं तो कुछ इस तरीके का अपने पास ये एनायन क्रिएट करता है,
ठीक है, वेलकम वेलकम एवरीवन। तो अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गया है कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करने पर किस तरीके से कार्बाइड क्रिएट कर रहे हैं और ये इसका एनायनिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, तो अब बच्चों थर्ड स्टेप बहुत आसान है। जब भी बच्चों हमारे पास इस तरह के एनायनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनका हाइड्रोलिसिस किया जाए, पानी के साथ रिएक्ट किया जाए, तो सिंपल सा क्या होता है कि यार पानी के दो पार्ट होते हैं, पानी के दो पार्ट होते हैं ना। हम ऐसे बोल सकते हैं कि यार पानी जो है उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि यार ये जो है अपने पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरीके के दो एटम्स जब बॉन्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है बच्चों, उसमें ऑक्सीजन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो जब भी आपके पास हाइड्रोलिसिस स्टेप होता है, हाइड्रोलिसिस स्टेप में हम क्या करते हैं कि पानी का रिएक्शन जब ऐसे कराते हैं कि भाई Ca+2 है, Ca2 2- है, ऐसे आयंस है, तो आयंस के अंदर हम OH को अलग निकाल देते हैं और H को अलग निकाल देते हैं। अब H जो निकलता है वो निकलता है H+ के फॉर्म में, ठीक है, और जो OH निकलता है वो OH- के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। और ये H+ बच्चों कहाँ जाएगा, ये H+ जाएगा अपने पास जो एनायन पार्ट है उसके पास, इजंट इट। और ये जो पॉजिटिव कैल्शियम का कैटायन है ये किससे रिएक्ट करना चाहिए, जो कि एनायनिक OH- है, बस कहानी खत्म। तो हमारे पास क्या हुआ, कैल्शियम कार्बाइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं किससे, वाटर से, तो हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी का लाइसिस, पानी का ब्रेकडाउन। पानी ब्रेकडाउन हो रहा है दो पार्ट्स में, कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट। इसका एनायनिक पार्ट इसके कैटायन के पास जा रहा है, इसका एनायनिक पार्ट इसके कैटायन के पास जा रहा है, बात खत्म, ठीक है जी, क्लियर है वाली बात। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास किस तरीके से एथाइन जो है प्रिपेयर करी जा रही है कैल्शियम कार्बाइड को यूज करके, है ना। और देखो ये जो रिएक्शन है ना हाइड्रोलिसिस वाली, वो ऐसी रिएक्शन है कि यार आप जो है बहुत सारे इस तरह के आयोनिक स्ट्रक्चर पे लगा सकते हो। जो पूरा कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कराया ना, ये पूरा कंसेप्ट जो है आप इनऑर्गेनिक में देखोगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर बहुत सारे जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उसका हाइड्रोलिसिस कराने पर फंडा यही लगाना होता है। तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करा ताकि आप इसको इनऑर्गेनिक के पर्सपेक्टिव से भी समझ लीजिए। हालांकि हम यहाँ पर ऑर्गेनिक के पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं, बट आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस बाय विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, विक डाइहैलाइड्स भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, विक का क्या मतलब है, विक बच्चों एक हमारे पास शब्द है, लैटिन वर्ड, विसिनल लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है हमारे पास नेबर्स। ठीक है, तो नेबर्स जो हैं ऐसा डाइहैलाइड, दैट मीन्स हमारे पास ऐसे कार्बन है और ये जो नेबर्स हैं इस पे दो अपने पास इस तरीके से एटम्स लगे हुए हैं। सपोज हमें यहाँ पर विसिनल डाइहैलाइड से बनवाना हो एल्काइन, तो कैसे हम बनाएंगे, तो आप देखिए ये एक विसिनल डाइहैलाइड है, इसमें आप एल्कोहलिक KOH डालेंगे जब, तो बच्चों यहाँ पर H और Br, ठीक है, H और Br ये आपके निकल जाएंगे, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या डालना है, ध्यान से देखिए, NaNH2 आपको डालना है यहाँ पर, ठीक है, सोडियम का ये जो हमारे पास सॉल्ट है अमाइड, और उसकी वजह से बच्चों हमारे पास एक और यहाँ पर H और Br जो है वो निकलेगा। ठीक है, एक और हमारे पास यहाँ पर H और Br निकलेगा और इससे आपके पास इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होता है। तो कहीं पर भी बच्चों आपके पास ऐसी रिएक्शन गिवन है कि सपोज हमारे पास विक डाइहैलाइड्स है, ठीक है, ये हमारे पास X, ये हमारे पास X में अपने पास क्या ले सकते हैं, जनरली Br लेंगे या Cl लेंगे। फ्लोरीन, ठीक है, इसको हम इतना वैसे भी रिएक्शंस में प्रेफर करते नहीं है। आयोडीन जो है वो भी हो सकता है, बट आयोडीन जनरली जब होता है तो वो बहुत आसानी से, ठीक है, खुद ही ब्रेक डाउन होके डबल बॉन्ड दे देता है। तो जनरली क्लोरीन ब्रोमीन का आप देखेंगे कि अगर आपके पास ऐसा लिखा हो एल्कोहलिक KOH, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर अपने पास NaNH2, तो आप उसके अंदर क्या करिए, इस तरीके का ट्रिपल बॉन्ड आराम से क्रिएट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक और सीक्रेट इन द सेंस कि एक ऐसी चीज जो कि आपको काम आती है बच्चों अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस के अंदर, जो कि कहीं छुपी होती है क्वेश्चन में, बट हमें जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तो बहुत आसानी से दिखती नहीं है। और वो क्या रहती है कि बच्चों अगर हमने यहाँ पर इस तरीके से सपोज कोई एल्काइन क्रिएट कर दिया, उसके बाद भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर एक जो बेस है वो लिखा हो, जैसे NaNH2 जो है वो लिखा हो, उसके बाद भी हो सकता है लिखा हो। तब उसका मतलब क्या होता है,
तब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये इसका मतलब होता है कि भाई हमारे पास जब ये ट्रिपल बॉन्ड है तो अब एक यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो भी एग्जिस्ट कर जाए। अब ये जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है जब टर्मिनल होता है तो जो उसका हाइड्रोजन होता है वो होता है बच्चों हमारे पास एसिडिक। यस, एसिडिक होता है भाई। और ये जो एसिडिक है हमारे पास, इसकी वजह से ये जो बेस है ना, ये जो बेस है NH2- जो है बेस है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यार यहाँ पर भी क्या करता है, वो हाइड्रोजन निकालने ही काम करता है। तो ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से एक एनायन जो है और कैटायन सोडियम प्लस का इस तरह का सॉल्ट जो है वो अपना क्रिएट कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ध्यान रखने के लिए कि बच्चों जब अपना एल्काइन की प्रिपरेशन कराई जाए और वो एल्काइन टर्मिनल हो और वहां पर एक्सेस अमाउंट ऑफ बेस गिवन हो, जैसे NaNH2, तो क्या होगा, वहां पर आपके पास एंड वाला जो टर्मिनल हाइड्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड का जो कि एसिडिक है वो भी निकल जाएगा और आपका इस तरीके से क्या क्रिएट होगा बच्चों, सॉल्ट क्रिएट होगा। यही कुछ बातें जो हैं आपको याद आएंगी जब आप इस तरीके के लेक्चर्स को ढंग से जो है रिवाइज करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ रहे बच्चों हम प्रिपरेशन मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन के ऊपर। प्रिपरेशन हमने यहाँ देख लिया है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों, हमारे पास जो एल्काइंस है, ठीक है, 4 कार्बन तक की बच्चों गैसेस होती हैं। फैक्चुअल बात है, याद रखना है। यही चीज हम एल्केन्स के अंदर भी पढ़ते हैं। 5 से 8 है ना, वहां पर हम देखते हैं, यहाँ पर 5 से 12 ये लिक्विड होते हैं और उसके ऊपर अपने पास सॉलिड होते हैं। ठीक है, कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं, वीकली पोलर होते हैं। कुछ बेसिक बातें अपने पास यहाँ पर है। बस इथाइन जो है वो ओडरलेस नहीं होता, इथाइन के अंदर बच्चों अपने पास स्मेल होती है, बाकी सारे ओडरलेस होते हैं। फिर अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बच्चों, तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ही कार्बन है, यहाँ पर बच्चों आपके पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 कार्बन के जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें बच्चों, तो ये हमारे पास क्या रहते हैं, ये हमारे पास इनसॉल्युबल इन वाटर रहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर रहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ये एक बहुत ही जिसको हम बोले ए पोलर टाइप कंपाउंड्स हैं। ए पोलर मतलब आपके पास प्योर जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है वैसे हैं। तो ये आपके वाटर के अंदर डिसॉल्व होना बिल्कुल जो है पसंद नहीं करते हैं, ये अपने पास रिपल्शन जो है क्रिएट करते हैं वाटर के साथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों हम यहाँ पर चलते हैं और वो है एसिडिक कैरेक्टर। ये हम ऑलरेडी बच्चों अभी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको सीक्रेट बताया कि अगर ऐसा आपके पास क्वेश्चन में लिखा हो तो आप क्या यहाँ पर जो है समझेंगे। रौनक बोल रहा है एम्बाइब की टेस्ट क्वालिटी से उसको मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया बात है। आप सभी लोग जो है ट्राई करिए कि यार आप जो है यहाँ पर ज़रूर टेस्ट को यूज़ करें, और टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंज्ड हैं, सोल्यूशन सारे प्रोवाइडेड हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है एंड में एनालिसिस जो है जिससे आपको पता लगता है कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या अच्छी क्वालिटी है आपके बिहेवियर की, क्या खराब क्वालिटी है, सभी बच्चों आपको बताया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सबके लिए। चलिए तो यहाँ पर बच्चों वापस आ जाते हैं हमारे पास इस एसिडिक वाले कैरेक्टर पे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन का अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराया जाए या सोडियम से भी रिएक्ट कराया जाए तो उसका एसिडिक हाइड्रोजन जो है ना, लास्ट वाला अपने पास जो होता है वो एसिडिक होता है, ये निकल जाता है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं सोडियम से रिएक्ट करा रहा हूं तो धीरे धीरे करके मेरे पास दोनों टर्मिनल हाइड्रोजन जो है वो निकल गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर प्रोपाइन की रिएक्शन कराऊंगा NaNH2 से, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर आपका बस यहाँ पर ये जो एनायन है वो क्रिएट होगा। ध्यान रखना CH3 का कोई भी हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, क्योंकि CH3 दैट मीन्स एक sp3 हाइब्रिड कार्बन का जो अपने पास हाइड्रोजन होता है, इट इज नॉट एसिडिक। टर्मिनल कार्बन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज एसिडिक बिकॉज ये जो अपने पास कार्बन है नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है ड्यू टू इट्स sp हाइब्रिड कैरेक्टर। sp3 वाला कार्बन बिल्कुल ये चीज नहीं कर सकता। तो मजा आ रहा है आपको अगर यहां पर पूरे लेक्चर के सारे फंडे समझने में बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसी मजे के साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ जब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है, उसमें आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस अल्टीमेटली क्या है, हमको मास्टर बनाती है। ठीक है, जेई नीट जैसे एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट चीज बच्चों हमारे पास कि जब एल्काइंस होते हैं और उस पर H2 जो है
दैट इज हाइड्रोजन गैस डाली जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, तो एक एक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन का ऐड होता जाता है और इस तरीके से एंड में आपको एल्केन मिलता है। यही रिएक्शन हमने एल्केन के प्रिपरेशन में भी देखी थी। प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, ये जो कैटलिस्ट हैं इनको रखा जाता है हाइड्रोजन गैस और किसी एल्काइन के साथ, तो अपने पास एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन की देखने को मिलती है और यहाँ पर ये फाइनल प्रोडक्ट को देखने को मिलता है। सो वेरी सिंपल रिएक्शन बच्चों, अपने को डायरेक्टली बस याद रखनी है। नेक्स्ट है बच्चों हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइंस का मतलब एल्काइंस पे हैलोजन का एडिशन रिएक्शन। ये किस तरीके से होता है इसको आप ध्यान से देखिए, और यही जो बच्चों रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसका मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के एक टेस्ट की तरह यूज होता है। जैसे आपको क्वेश्चन में लिख के दिया जाए, सपोज मेरे पास एक्स कंपाउंड है और वो एक्स कंपाउंड पे अगर मैं Br2CCl4 डालता हूं तो ब्रोमीन का कलर जो कि ब्राउन कलर होता है वो खत्म हो जाए, तो हम बोलेंगे कि ये एक टेस्ट हमको दे रखा है और इस टेस्ट के थ्रू अपने को समझ में आएगा कि यार जो अपने पास एक्स कंपाउंड है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, बिकॉज अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है। यही चीज एल्कीन्स के टाइम पे भी हमने पढ़ी थी। तो अगर हम इसकी रिएक्शन यहां पर देखें बच्चों तो क्या हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है, ब्रोमीन जो है वो हमने डाला, क्या होगा, ब्रोमीन ब्रोमीन ऐड होता चला जाएगा एंड फाइनली इस तरीके से टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ये बात आपको यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। इस तरीके का आपको यहां पर फंडा देखने को मिलता है ना। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों के लिए ही ये जो है आपके पास टेस्ट काम में आता है। दिस इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रोहैलोजिनेशन एज द नेम सजेस्ट, हाइड्रो दैट इज हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन, इन दोनों का एडिशन। इसका मतलब HBr, HCl, इस तरह का जब अपने पास एडिशन होता है तब क्या होता है, ऐसी ही रिएक्शन हमने कहाँ सीखी थी, ऐसी रिएक्शन हमने एल्कीन्स के अंदर भी सीखी थी। तो फंडा सेम ही है कि आपके ट्रिपल बॉन्ड जो है उस पर H और X आके लगेंगे, किसकी प्रेजेंस में रखेंगे, ऑब्वियसली HX मतलब HBr या HCl, है ना। तो अपने को जो है ये फंडा क्लियर होना चाहिए, बिकॉज हमने कहाँ पर रखा है, हमने पढ़ रखा है बच्चों इसको इन द एल्कीन्स का केस, राइट। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह की रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रही है। बच्चों यहां पर आपको एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो कि समझ में आनी चाहिए, वो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज समझ में आनी चाहिए कि यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बच्चों जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। नाउ जैसे हमने विक की बात करी कि विसिनल डाइहैलाइड नाम की कोई चीज होती है, विसिनल का मतलब होता है नेबर, वैसे ही बच्चों जेम डाइहैलाइड, जेम जो है वो एक शॉर्ट वर्ड है फॉर जेमिनल, जेमिनल का मतलब ट्विन, लैटिन वर्ड है। तो जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब ऐसा डाइहैलाइड जिसके अंदर हैलाइड्स ट्विन हो, ट्विन का मतलब एक ही कार्बन पे आपके पास दोनों हैलोजन लगे हों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों कि ट्रिपल बॉन्ड पे जब HBr या HCl डाला जाए तो सेम ही कार्बन पे दोनों ब्रोमीन या दोनों क्लोरीन आएंगे, दूसरे वाले कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है जी, अगर मैं यहां पर इस रिएक्शन को कराना चाहूं से इन प्रोपाइन, ठीक है, यहां पर तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे यहां पर कि HBr के एडिशन के अंदर दोनों जो हैं अपने पास Br वो यहां पर बीच में आ जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन बच्चों हमारे पास इस तरीके से चले जाएंगे। हमें दिया हो जाना चाहिए कि यार हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ HBr यहां पर है। ठीक है, तो HCl, HBr, HI बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से रिएक्शन है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जेई मेन जेई एडवांस दोनों के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये रिएक्शन रहती है, काफी जगह पूछी जाती है। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, हाइड्रेशन का मतलब वाटर का एडिशन। वाटर का एडिशन जब हमारे पास हो रहा है, H2O का जब हमारे पास एडिशन हो रहा है तो उसको किस तरीके से बोलेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड पे
ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे एक कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा, एक कार्बन पे OH आ जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं हम किस तरीके से बच्चों यहां पर होगा। सपोज अपने पास ये है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन या फिर प्रोपाइन है, यहां पर H2O, यहां पर H2O। ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट है बच्चों Hg+2, ठीक है, मर्क्यूरी का +2 आयन, और एसिडिक मीडियम में इसको कैरी आउट कराते हैं 333 केल्विन, दैट मीन्स हायर टेम्परेचर पे कैरी आउट करा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, जो आपके पास यहां पर सबसे पहले पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपका OH ऐड हुआ। जैसे अभी अभी मैंने आपको बोला था कि हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, हाइड्रेशन का मतलब H2O का एडिशन। H2O का एडिशन में एक कार्बन पे H जाएगा, जैसे इस कार्बन पे आपका H आ रहा है, इस कार्बन पे आपका OH आ रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब ये एक बार होगा, जब ये एक बार होगा तो बच्चों हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है, हमारे पास बहुत ध्यान से देखिए इनऑल क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है, इनऑल। इनऑल क्यों बोल रहे हैं इसको, बिकॉज यहां पर ये जो कार्बन है जिस पे OH है बच्चों, उसी पे डबल बॉन्ड है। ऐसा जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसको इनऑल बोला जाता है। और इनऑल बच्चों हमारे पास आइसोमराइज हो जाते हैं। आइसोमराइज क्यों होंगे, बिकॉज यहां पर टॉटोमरिज्म जो है ना, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म बच्चों देखने को मिलता है, जिससे आपके पास कीटो फॉर्म इसका क्रिएट हो जाता है। हालांकि ये एल्डिहाइड है, बट दिस इज द कीटो फॉर्म, दैट मीन्स जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड O जो है वो आ जाता है। ये हमारे पास कीटो फॉर्म जो होता है वो कहीं ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। वेरी सिमिलरली प्रोपाइन के अंदर आप ध्यान से देखिए Hg+2 की प्रेजेंस में जब आ रहा है तो एक नेक्स्ट चीज एक और नोट डाउन करिए कि बच्चों मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे, मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे मतलब ऐसा कार्बन जिसपे आपका कैटायन ज्यादा स्टेबल हो, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो, वहां पर आपके पास OH आया, वापस से आइसोमराइजेशन करके क्या बना दिया उसने, ये बना दिया कीटो फॉर्म। तो आप देख सकते हो ओवरऑल आपकी जो यहां पर पूरी की पूरी रिएक्शंस है बच्चों, उसके अंदर कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। और ये मेजर पॉइंट्स क्या हैं कि आप वाटर को हीट करेंगे Hg+2 H+ इनकी प्रेजेंस में एल्काइन के साथ, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे डबल बॉन्ड O ये क्रिएट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आपके पास हट जाएगा। ये आपके पास फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको वैसे तो एक खबर मिली गई होगी आज का बच्चों, जैसा हमारे पास न्यूज़ आई है, इनफैक्ट कल रात को ये चीज़ आ गई थी कि आपका 75% क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। तो आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई हो कि अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में भी हैं अपने बोर्ड के अंदर और आपका 75% मार्क्स नहीं है, तो भी आप वहाँ पर जेई के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे 23 के अंदर NIT IITs के एडमिशन के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बात से परेशान थे, आई होप आपकी ये वाली प्रॉब्लम दूर हो गई हो। अच्छा, एक और बात, जो आपका जेई का डेट का काफ़ी स्टूडेंट चाहते थे, स्पेशली ड्रॉपर्स, कि यार वो एक्सटेंड हो जाए, वो बच्चों आपका नहीं हो रहा है। और वो क्यों नहीं हो रहा है, इसका काफ़ी डिटेल एनालिसिस कि भाई आपके पास क्या प्रॉब्लम जो है बच्चे फेस कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम आपका NTA फेस कर रहा है, आपके कॉलेजेस फेस कर रहे हैं, इसका बच्चों डिटेल एनालिसिस मैंने आपको समझाया था कुछ दिन पहले। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। और आगे अब आपका स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए, स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बच्चों हमने काफ़ी डिटेल वीडियो यहाँ पर बनाया था, वो भी आप जो है हमारे चैनल पे ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके जो बेसिक डाउट्स हैं कैसे सर मैनेज करें, कैसे किस चीज़ को टारगेट करें, वो आपके क्लियर हो जाएं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं वो अपने क्लियर हो जाएं, है ना। चलिए आगे चलते बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस। लीनियर मतलब एक चेन के अंदर, पॉलीमराइज होना मतलब बहुत सारे ट्रिपल बॉन्ड जो हैं वो साथ में आके, मॉलिक्यूल्स जो हैं साथ में आके सिंगल चेन जो है वो अपने पास क्रिएट कर रहे हैं। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर बच्चों कुछ इस तरीके का होता है, ट्रिपल बॉन्डेड अपने पास मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमराइज होके इस तरीके से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह का चेन जो है अपने पास क्रिएट कर लेते हैं। ये अपने पास क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करता है। ठीक है, ये क्या बना अपने पास, पॉलीइथाइन बना। क्या बना अपने पास, पॉलीइथाइन। और ये क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोड्स की तरह काम में आता है। यूजेस के ऊपर भी जो आपके NCERT के अंदर गिवन है, काफ़ी क्वेश्चन बच्चों जो है आपके पास आते हैं। सारे आपको जो है पॉइंट्स वो क्लियर होने चाहिए, ताकि आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। केमिस्ट्री के अंदर स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट नहीं रह गया है जेईई मेन और नीट दोनों एग्जाम में, बिकॉज सिलेबस बहुत ही डिफाइंड है,
जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा डिफाइंड है। इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको कितना रिवाइज करके जा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में कुछ चीज़ भूले ना, बहुत आसानी से जल्दी आप जो है आंसर कर पाए। तो बच्चों, पॉलीमराइजेशन के ऊपर एक और रिएक्शन हमारे पास, अभी हमने पॉलीइथाइन का बनना देखा था, अब हम देख रहे हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कब होता है। जब बच्चों हम इथाइन, दैट इज ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं, तो अपने पास साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होके बेंजीन क्रिएट होता है। बहुत ही अमेजिंग विजुअलाइजेशन मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर ध्यान से देखिए, ये एक बॉन्ड इस तरीके से इन दो कार्बन के बीच में चला गया, ये एक बॉन्ड ऐसे चला गया, ये एक बॉन्ड इस तरह चला गया, और हमारा ऑर्गेनिक का सबसे महान मॉलिक्यूल बेंजीन जो है वो यहां पर क्रिएट हो जाता है। रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू आप इथाइन गैस को जब पास करते हैं, ये बच्चों अपने को प्रोडक्ट मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगेन कहीं पर भी लिखी हुई आ जाए तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिकॉज बच्चों यहाँ पर ये जो रेड हॉट आयरन ट्यूब है, दिस इज वेरी स्पेसिफिक कैटेलिटिक वर्ड या कैटेलिटिक फेस, ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक है, बाकी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी रिएक्शन के अंदर ये जो है अपने को देखने को मिलता है। आई होप आपको अब ये चीज़ है ना हमेशा याद रहे। इथाइन को पास कर रहे हैं किससे? रेड हॉट आयरन ट्यूब से, तो बेंजीन अपना क्रिएट हो रहा है। चलिए, अभी तक जो हमने बच्चों कंसेप्ट पढ़े उसके ऊपर हमारे पास जेई वाला जो है एक क्वेश्चन जे 2019 के अंदर आया था। जो हमने फंडा पढ़ा था बिल्कुल आपको वही अप्लाई करना है, कुछ भी यहाँ पर ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं है कि आप उसको ना कर पाएँ। देखिए दिया क्या है आपको यहाँ पर बच्चों, आपको DCl लिख के दिया गया है। अब डी जो है उससे अगर आप डर जाएंगे, डी से डरना नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको दिया है HCl, बस HCl का 2 वाला आइसोटोप आपको दे रखा है। तो अब आप HCl की रिएक्शन अगर देखते हैं तो बच्चों क्या होता है, अगर हम HCl की रिएक्शन देखते हैं तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर हमने सीखा था कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उस पे हैलोजन आके लग जाता है, दिस इज हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, और H अपने पास यहाँ पर आके लगता है। एंड अगर हम इसी मॉलिक्यूल पे अब HI ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगेन HI जो है अपने पास क्या है 2 है ना, ताकि आप ड्यूटेरियम से ना डरें इसलिए मैं H2 लिख रहा हूँ। आप भी इस ट्रिक को एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार ड्यूटेरियम के साथ क्या रिएक्शंस होने वाली हैं, तो आप हाइड्रोजन 2 उसको लिख दीजिए। क्योंकि देखिए ये जो अपने दो आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, या इनफैक्ट अगर मैं ट्रिटियम को भी उठा लेता हूं, रिएक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। ओनली थिंग इज मास जो है अपने पास ऊपर नीचे है, रिएक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं आता। जहां हाइड्रोजन जाके लगेगा वहीं आपका ड्यूटेरियम भी जाके लगेगा। पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज इनसे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पता लगती है। आइसोटोपिक इफेक्ट इसको बोला जाता है कि हम आइसोटोप्स को यूज करते हैं बच्चों टू अंडरस्टैंड कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, और जो एग्जाम में एक क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं वो आइसोटोप्स को यूज करते हैं ये समझने के लिए कि बच्चे को जो है अपना क्लैरिटी है कि नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं है। तो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको क्लियर है तो आप यहाँ पर बता देंगे बच्चों कि ये जो हाइड्रोजन है वो वापस से यहाँ जाएगा और आयोडीन जो है आपके पास यहाँ पर जाएगा। तो ओवरऑल देखिए आपके पास बच्चों के इस तरह का कंपाउंड जो है यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए, ठीक है जी, कुछ इस तरह का कंपाउंड आपके पास यहाँ पर क्रिएट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको आंसर जो है वो लगा के देख लेते हैं करेक्ट कि नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक पे हम जा रहे हैं बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब समझ लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें, इनको अरीन्स भी बोला जाता है बच्चों, और इसके अंदर जैसा कि हमने डिस्कस करा सबसे महान सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास ऑर्गेनिक जो कंपाउंड रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो हो जाता है बच्चों अपने पास क्या, ये बेंजीन, ठीक है। बेंजीन की अगर मैं बात करूं तो बेंजीन जो है उसका हम लुईस स्ट्रक्चर, ध्यान रखना क्या, हम लुईस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि भाई अपने पास ऐसे कार्बन है और ऐसे कार्बन है, ठीक है, ऐसे कार्बन है, ऐसे कार्बन है, 6 कार्बन अपने पास कनेक्टेड हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, बाकी अपने पास सिंगल बॉन्ड्स हैं। पर ये जो अपने पास स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये स्ट्रक्चर अपने पास क्या होता है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द कन्वीनियंट स्ट्रक्चर्स जो कि हम ड्रॉ करते हैं। कन्वीनियंट इसको क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज बेंजीन जो होता है एक्चुअली उसके अंदर रहता है रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेंजीन, जो कि उसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी की, रिएक्टिविटी की,
वो सभी चीज़ें अब हम यहाँ पर देखेंगे कि साइक्लिक रेजोनेंस जो है बेंजीन के अंदर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, प्लेजेंट ऑर्डर बच्चों इसका होता है, अच्छी स्मेल होती है और इसको एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बोला जाता है। एरोमेटिसिटी का पूरा डिस्कशन एक बार कर लेते हैं, क्लैरिटी कर लेते हैं। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग होते हैं उनको बेंजीनॉइड्स बोलते हैं, और जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती है उनको नॉन बेंजोनॉइड बोलते हैं। अब क्या क्या होते हैं ध्यान से देखिए। सपोज मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नैप्थलीन की। ध्यान से देखिए बच्चों, नैप्थलीन अपने पास क्या है, नैप्थलीन कुछ इस तरह का अपने पास कंपाउंड है जिसके अंदर अपना यहाँ पर ये बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पर और रिंग्स जो हैं वो अपनी फ्यूज्ड हैं, और ये जो अपने पास रिंग्स अपने पास कुछ इस तरीके से फ्यूज्ड हैं, 2 फ्यूज्ड रिंग्स, उसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, उसके अंदर बोल रहे हैं कि यार यहाँ पर अपने पास बेंजेनॉइड टाइप का कंपाउंड क्रिएट हो रहा है। ये स्ट्रक्चर है नैप्थलीन का, ये आपको याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास विनेंथ्रीन का, और फिर ये स्ट्रक्चर है बच्चों आपके पास एंथ्रेसीन का। सारे के सारे स्ट्रक्चर अपने इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए हैं। सभी के अंदर बेंजीन रिंग जो है वो आपको बनती हुई दिख रही होगी, 6 कार्बन की, एरोमेटिक टाइप की, है ना। फिनेंथ्रीन और एंथ्रेसीन ये भी अपने पास बेंजेनॉइड टाइप एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों ट्रोपोन, और ये जो है अपने पास ट्रोपोलोन। अब ये कुछ इस तरह के अपने पास कंपाउंड है बच्चों जो कि नॉन बेंजेनॉइड हैं। बेंजीन यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। बट होगा क्या, यहाँ पर भी आपके पास जो है एरोमेटिसिटी गेन हो सकती है। ये वाला एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों अपने पास केस है, ये मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस टू अंडरस्टैंड। ये आपका जो कंपाउंड है ट्रोपोन, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एडवांस टाइप ऑफ नॉलेज जो आपको होनी चाहिए। ये आपके पास आप देख सकते हो, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके साइक्लिक रेजोनेंस में होने चाहिए। अब ये जो कंपाउंड होता है ना, ये आपकी क्या रहता है, ये आपके पोलर फॉर्म में रहता है। कैसा पोलर फॉर्म का मतलब क्या है कि ध्यान से देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट हो जाते हैं। अब जब ये इस तरीके से ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट होते हैं तो होता है क्या, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है क्रिएट होता है। तो 1 2 3 4 5, और ये बच्चों आपके हो गया 6, ठीक है, और ये हो गया आपके पास 7, है ना। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन। अब ये O- और C+, ठीक है, फिर आप देखिए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, जो इस तरह के स्ट्रक्चर दैट इज पोलर स्ट्रक्चर में रहता है। दैट मीन्स अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो आपको वहां पर डायपोल मूवमेंट जो है वो नजर आएगा नेचुरली। तो ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में रहता है जहां पर आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रेजोनेंस में रहता है। ओवरऑल साइक्लिक रेजोनेंस होता है। साइक्लिक रेजोनेंस में 6 इलेक्ट्रॉन जब रहते हैं, भले ही साथ में पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, या 4 इलेक्ट्रॉन हैं और एक लोन पेयर है, सो दैट मीन्स अपने पास क्या है, दैट मीन्स अपने पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन टोटल रेजोनेंस में। ये एरोमेटिसिटी का केस अपने पास निकल के आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो एरोमेटिसिटी के अंदर अगर हम बेंजीन की स्पेसिफिकली बात करें बच्चों, तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये केकुल ने प्रपोज किया था, है ना। केकुल एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने प्रपोज किया था कि आपके पास इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है रहता है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी, है ना, हमें रेजोनेंस जो है वो देखने को मिलता है। इसमें अगर मैं ये बोलूं कि ये एक स्ट्रक्चर है, तो इसी के साथ ये दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो भी बेंजीन का सही स्ट्रक्चर है, और हम दोनों को बोलते हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम ये बात पढ़ते हैं। तो रेजोनेंस हमारी ये 2 इस तरीके से हैं, और यहाँ पर इस तरह का हम क्या बोलते हैं कि अगर इनको हम हाइब्रिड के फॉर्म में दिखाना चाहें, रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में दिखाना चाहें, तो रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में हम बोलेंगे कि यार इस तरह के रिंग जो है बच्चों अपने पास निकल के आ रही है ना। मतलब ये रिंग अपने पास एक रिप्रेजेंटेशन है कि 6 इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस में घूम रहे हैं। और इसको अगर हम बोलें, किस तरीके से, इसको अगर एक्चुअल रियल विजुअलाइजेशन के फॉर्म में देखें तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं, जिसको समझना और देखना बच्चों बहुत जरूरी है। इसको ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, जब हम इन 6 यहां पर बोलते हैं कि एक रिंग क्रिएट हो रही है, तो आप ध्यान से देखिए वो रिंग क्यों क्रिएट हो रही है। बिकॉज यहां पर बच्चों हर एक कार्बन जो है वो आपका, ये जो कार्बन है वो आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
अब sp2 हाइब्रिडाइज में एक सिग्मा कार्बन यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, है ना, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, और एक p ऑर्बिटल आपका यहाँ पर खाली है, और वही जो बच्चों p ऑर्बिटल है उसमें रहता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, और ये जो ग्रुप होता है हमारे पास, ये क्या करता है, ये रेजोनेंस दैट इज डीलोकलाइजेशन शो करता है। अब उस डीलोकलाइजेशन को अगर हम और अच्छी तरह विजुअलाइज करें तो बच्चों हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए, है ना, जो डीलोकलाइजेशन है वो हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा कि ये p ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन्स हम बोलेंगे इस तरीके से पार्शियल बॉन्ड्स यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। क्या बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, पार्शियल बॉन्ड्स। और ये जो पार्शियल बॉन्ड्स हम देखेंगे, इससे बच्चों कुछ इस तरह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अपने को देखने को मिलती है बेंजीन में ऊपर और नीचे की साइड। क्या देखने को मिलती है, ये जो दिख रहा है ना, ये देखो, ये बेंजीन का प्लेन है ना, इसको अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरे पास क्या है, बेंजीन का प्लेन है कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये मेरे पास बेंजीन का प्लेन है, और बेंजीन के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थे। अब इससे होता क्या है, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, बिकॉज रिएक्शंस जो होती हैं बच्चों बेंजीन की, उसमें दो चीजें आ जाती हैं। पहला कि बेंजीन अपने आप में एक बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है, स्टेबल स्ट्रक्चर है, भले ही यहां पर डबल बॉन्ड्स हैं, भले यहां पर डबल बॉन्ड्स हैं, बट ये स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ कि इसके डबल बॉन्ड्स जो होते हैं ना, इस पे अगर मैं डालूं कि यहां पर क्या मैं एडिशन रिएक्शन करता हूं, ठीक है, अगर मैं एडिशन रिएक्शन वो करूं तो एडिशन रिएक्शन बच्चों यहां पर क्या होती है, डिफिकल्ट होती है, दे आर डिफिकल्ट टू परफॉर्म। इसका मतलब ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये चाहती है कि इस तरह के रेजोनेटिंग फॉर्म में ही रहे, ये एरोमेटिसिटी ही शो करे। बट क्या होता है, यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर बच्चों आए, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ऐसी स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो उसको ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो अट्रैक्ट भी करती है, ठीक है, वो क्या करती है, अट्रैक्ट भी करती है। तो अट्रैक्ट भी कर रहे हैं बट रिएक्शन नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब है, फ्रेंड जोनिंग हो गई, है ना, इजंट इट, यही तो टर्म्स हम यूज करते हैं ना आजकल, कि अगर हम जो है अट्रैक्शन कर रहे हैं बट रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो फ्रेंड जोनिंग जो है वो हो रही है। तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन कुछ इसी तरह का अपना स्ट्रक्चर जो है वो शो करते हैं कि वो स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, ठीक है, वो टूटना भी नहीं चाहते, साइक्लिक रेजोनेंस भी नहीं करना चाहते, बट क्या हो रहा है वहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट भी करते हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ बच्चों हमें समझना ज़रूरी है आगे जब हम रिएक्शंस को समझेंगे तब, ठीक है जी। तो ध्यान से देखिए, बेंजीन में हमने सब पढ़ लिया बच्चों, एरोमेटिसिटी का जो रूल है आई होप वो आपको आता हो। एरोमेटिसिटी का रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्लानर कंपाउंड और डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, तीन अपनी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो बेंजीन के अंदर जैसे अपने पास फुलफिल हो रही हैं। ये एक प्लेनर कंपाउंड है, सारे के सारे ट्रिप जो यहाँ पर डबल बॉन्ड्स है बच्चों, वो सारे के सारे डबल बॉन्ड्स एक प्लेन के अंदर हैं, और वो जो प्लेन है ना, वो जो प्लेन है उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू डालूं 0, 1, 2, तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या 6 इलेक्ट्रॉन्स हों या 10 इलेक्ट्रॉन्स हों, इस तरह के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके रेजोनेंस के अंदर रहने चाहिए, है ना। रेजोनेंस का मतलब कि हम बोलेंगे कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे मूव कर रहे हैं, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना। बट रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में तो वही फ्रेंड जोन वाला केस होता है। रियलिटी में इसकी सारे के सारे ऐसे डीलोकलाइज्ड होते हैं। पर रेजोनेंस तो हमेशा क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाना बस हमारी कन्वीनियंस होती है बच्चों। असली चीज़ क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड ये होता है कि सारे के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 6 के 6 कार्बन पे इस तरीके से डीलोकलाइज्ड रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, है ना। फिर आता है बच्चों हमारे पास क्या, फिर आता है हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। नैप्थलीन मैंने आपको बता दिया, एंथ्रेसीन, फिनेंथ्रीन, ये बच्चों हमने यहाँ पर कर लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर क्या है बच्चों हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास है ये कार्बन, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बच्चों आपके पास इस तरीके से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने आप में रेजोनेंस कर सकते हैं, बट ये कंपाउंड साइक्लिक रेजोनेंस शो नहीं करेगा। साइक्लिक रेजोनेंस क्यों नहीं शो करेगा, बिकॉज ये जो कार्बन है, ये कार्बन बच्चों हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास sp3 हाइब्रिड कार्बन है ना, sp3। अगर कहीं किसी कंपाउंड में भले ही वो आपको रिंग स्ट्रक्चर का दिखा रखा हो बट बीच में sp3 हाइब्रिड कार्बन डाल रखा हो तो उसके अक्रॉस रेजोनेंस नहीं हो सकता, isn't it? अच्छा, ये वाला स्ट्रक्चर जो है बच्चों अपने पास है ना, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का। हमें ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पर जो है एरोमेटिसिटी हो सकती है या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो सकता है, बट यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर आपके पास बच्चों कुछ इस तरह का बोट स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, इस तरह का कुछ बोट स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 इस तरीके से 4 अपने पाई बॉन्ड्स हैं, उसके कार्बन एक प्लेन में नहीं आ पाते, है ना, एक प्लेन में ना होके कुछ इस तरीके से बोट टाइप वहाँ पर क्रिएट होती है। तो नॉन प्लेनारिटी अगर है तो साइक्लिक रेजोनेंस आपका नहीं हो पाएगा, साइक्लिक रेजोनेंस आपका नहीं होगा, एरोमेटिक हम इसको नहीं बोल सकते, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन एरोमेटिक। और उसी के साथ अगर आपको याद नहीं है तो एक और बच्चों क्या होता है, अगर हम एरोमेटिसिटी के पॉइंट्स पे जाएं, है ना, अगर हम एरोमेटिसिटी के पॉइंट्स पे जाएं, ये हमारे पास एरोमेटिसिटी के पॉइंट्स हैं। हमने नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी देख लिए बच्चों जहां साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो पाए, जो प्लानर नहीं है ना, जो प्लानर नहीं है, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं, वो नॉन एरोमेटिक भी देख लिए। इसी के साथ अपने पास एक एंटी एरोमेटिक का केस होता है। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, ध्यान से देख लिए। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर बच्चों ये जो 3 चीज हैं, है ना, प्लेनारिटी वो बच्चों एंटी एरोमेटिक के लिए रिक्वायर्ड है। दूसरा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, बट एंटी का मतलब है कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हम बोल रहे हैं कि अगर स्टेबिलिटी है तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। तो ये हाईली अनस्टेबल का जो थर्ड कंडीशन होता है वो होता है आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर 4n+2 है एरोमेटिसिटी के लिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी एरोमेटिसिटी के लिए। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। दैट्स इट। ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स, राइट। तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, 3 टाइप के कंपाउंड्स बच्चों हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इनके एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम्पल्स आपको बस यहाँ पर जैसे याद ही होने चाहिए सारे के सारे। देखिए अब जैसे हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन बच्चों आया था अपने पास 2022 के अंदर, है ना, 22 का क्वेश्चन है ना, हाँ। देखिए 22 का क्वेश्चन है, 3 अपने को यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एज इट इज, जो हमने अभी एग्जाम्पल भी देखे उसका भी, है ना। ये हमने देखा बेंजीन, ये हमने देखा बच्चों बेंजीन। ये है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक है, ठीक है ना। ये क्या अपने पास नॉन एरोमेटिक है बच्चों, है ना। अच्छा अब ये वाला कंपाउंड यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या दिखा रहेगा आपको, ऐसे हाइड्रोजन जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपके पास 10 कार्बन की ऐसे साइक्लिक रिंग है। अब ध्यान से देखो, 10 कार्बन की साइक्लिक रिंग के अंदर आपके पास टोटल मिला के यहाँ पर कितने हो रहे हैं, यहाँ पर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन तो हो रहे हैं। ठीक है, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम तो यहाँ पर बन रहा है। 4n+2 मतलब 2 6 10, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, बट क्या वो साइक्लिक रेजोनेंस में है, इस वाले केस में नहीं है। क्या, प्लेनारिटी इज द प्रॉब्लम। आपको दिखा रहे हैं कि यार ये हाइड्रोजन जो है बच्चों इस तरीके से है हमारे पास, यहाँ पर प्लेनारिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर जैसे अपने पास ऐसे ग्रुप्स अपने को दिख रहा है कि यार ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ग्रुप्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है, तो ग्रुप्स एक दूसरे से टकराएंगे तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, ऊपर नीचे, जैसे स्टीरियो में भी हम पढ़ते हैं चीज़, ऊपर नीचे हो जाते, तो ऊपर नीचे प्लानैरिटी नहीं होती। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सिस एनुअलिन। और देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स पहले एडवांस क्वेश्चंस में आते हैं, फिर आपके मेन के अंदर आ जाते हैं। तो एडवांस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। जब आप देखते हैं PYQ सेशन तो उसके मैं बीच बीच में एडवांस के क्वेश्चन भी जो है बच्चों लेके आ रहा हूँ। उस एडवांस के क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको PYQ जो है ना, वो कंसेप्ट आपको अब आगे वाले जो एग्जाम्स हैं मेन के उसमें काम आ जाते हैं, तो आपको वो भी प्रैक्टिस करना है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर। अब देखिए ये डायरेक्टली याद रखने वाली चीज़ें, बिकॉज इसमें अब आप इस चीज़ का आप क्या कर सकते हो, आपको नहीं याद है तो नहीं याद है, याद है तो याद है,
ये आपको याद है तो याद है ना, ये ऐसे आपके पास एग्जांपल्स हैं। ये कंपाउंड है आपके पास, ये बच्चों आपके पास क्या होगा, ये आपके पास नॉन एरोमेटिक रहेगा। क्या रहेगा भैया, नॉन एरोमेटिक, राइट। तो आप देख सकते हो बच्चों असर्शन के अंदर क्या लिखा है, असर्शन के अंदर लिखा है कि क्या हमारे पास ये कंपाउंड जो हैं वो रेस्पेक्टिवली एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक है। तो आप देख सकते हो नहीं, ये एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है, तो ये गलत दिया हुआ है, असर्शन अपने को गलत दिया हुआ है। और प्लेनारिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो असर्शन बच्चों हमारे पास यहाँ पर करेक्ट नहीं है, रीजन अपने को जो है यहाँ पर करेक्ट दे रखा है, इजंट इट। और एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है उसकी भी बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आई डोंट श्योर, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बट या ए इज नॉट करेक्ट, ये अपने को पता है ना, ए जो है बच्चों अपने पास करेक्ट नहीं है, ये अपने को यहाँ पर समझ में आ रहा है। इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है, याद होनी चाहिए कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली। नेक्स्ट बच्चों हम आ जाते हैं यहाँ पर अरीन्स के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन के ऊपर, ठीक है जी। तो अब इस नेक्स्ट चीज के लिए आप यहां पर तैयार हो जाइए। तो बच्चों हम अगर बात करें यहां पर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की, तीन तरह के मेन रिएक्शंस अपने पास यहां पर हैं। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ये हम देख लेते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन जो है वो हम ऑलरेडी एल्केन्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, उसी को बस अपने को यहां पर बेंजोइक एसिड पे अप्लाई करना है। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है याद रखने के लिए, जे के अंदर काफी बार जो है पूछी जाती है। सो आर यू रेडी फॉर ऑल दीज थ्री रिएक्शंस? तो सबसे पहले तो बच्चों हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन को देखें, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से इथाइन है, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करोगे, बेंजीन आपका क्रिएट हो जाएगा। ये रिएक्शन ऑलरेडी अपनी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम, अगर हमारे पास सोडियम बेंजोएट गिवन है, ठीक है। अब सोडियम बेंजोएट का क्या मतलब है कि आपके पास सपोज बेंजोइक एसिड है, ठीक है, या फिर आप NaOH से रिएक्ट करा के इसको कन्वर्ट कर दें सोडियम बेंजोएट के अंदर। सो दिस इज सोडियम बेंजोएट। तो अगर इन दोनों में से कोई भी आपको कंपाउंड गिवन है एंड आपको बच्चों सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कराने को बोला जाए, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन ऑलरेडी हमने एल्केन्स के अंदर पढ़ा था, NaOH और CaO की प्रेजेंस में इस तरह के कंपाउंड को हीट कर देना। तो बच्चों क्या होता है हमारे पास यहाँ पर जो है डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट आपका CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बस यही चीज अपने को यहाँ पर याद रखनी है, CO2 के फॉर्म में है ना बाहर निकलता है, फर्दर Na2CO3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड पर डायरेक्टली अपनी रिएक्शन है, कुछ बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्शन। बस क्या याद रखना है अपने को, कौन सा रिएजेंट है, कौन सा आपका सबस्ट्रेट है। तो अगर हम देखें फिनॉल पे बच्चों जिंक के साथ अगर हम हीट कर दें तो बस अपना बेंजीन जो है क्रिएट हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है ZNO के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। दिस इज द थर्ड रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा, अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी जाए बच्चों तो हमारे पास क्या रहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर नॉन पोलर कलरलेस लिक्विड, कैरेक्टरिस्टिक अपने पास अरोमा होता है, ठीक है। एरोमेटिक इसको बोला ही इसलिए जाता है अरोमा की वजह से, है ना, अच्छी स्मेल होती है इसकी, तो अरोमा जो है वो अपने पास यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट चीज़ है बच्चों नैप्थलीन बॉल जो होती हैं वो अपने पास यूज होती हैं बिकॉज ऑफ देयर मॉथ रिपेलेंट प्रॉपर्टी। घर पे तो आपने ये चीज़ देखी होगी। एरोमेटिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बात बच्चों इमिसिबल इन वाटर, उसी के साथ अगर इनको हीट करते हैं तो आपके पास ऐसा काला काला सा जो है कार्बन सूट के साथ, है ना, वो यहाँ पर ये जलते हैं, राइट। तो ये आपको यहाँ पर सूटी फ्लेम जो है आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पे बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हमारे पास रिएक्शंस जो है वो होने वाली हैं बेंजीन की। बेंजीन का जो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि यार यहाँ पर ये जो रहता है ना रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस, उसकी वजह से इसकी जो रिएक्शंस हैं
वो कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शन आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि इसको मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों कि देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एक नॉर्मल डबल बॉन्डेड कार्बन है, नॉर्मल डबल बॉन्डेड कार्बन जहाँ साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, एरोमेटिसिटी नहीं है, तब हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर अगर मैं एडिशन रिएक्शन कराना चाहूँ तो एडिशन रिएक्शन बहुत आसानी से हो सकती हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूँ HCl, तो HCl यहाँ पर मेरे पास बहुत आसानी से ऐड हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इजी रिएक्शन। सेम चीज़ अगर मैं बेंजीन पे करना चाहूँ तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी, साइक्लिक रेजोनेंस उसको इस तरह की रिएक्शन करने से रोक देती है। ठीक है, ये जो साइक्लिक रेजोनेंस है उसके जो बॉन्ड्स हैं वो आसानी से एडिशन रिएक्शन नहीं शो कर पाते। बट यस, स्टिल ये रिएक्शंस अपने पास शो करती हैं। और वो जो रिएक्शंस होती हैं बच्चों, वो क्या होती हैं? वो होती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या बोला जाता है इनको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। इसका मतलब यहां पर आपके पास बेंजीन जो होता है उसका 6 जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकल के कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बच्चों यहां पर आके लग जाता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कौन सी ये रिएक्शंस होती हैं? नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, फीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। 5 तरह की इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने कोर्स के अंदर हैं। इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम रिएक्शंस को समझेंगे, रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट से कौन सा आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बेंजीन पे मिल रहा है। नेक्स्ट चीज हम समझेंगे इन सभी रिएक्शंस के अंदर कुछ कॉमन मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो कॉमन मैकेनिज्म क्या है? वही मैकेनिज्म जो कि आपको यहां पर ब्रॉडली इस फॉर्मेट के अंदर दिख रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये बच्चों अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखने को मिलती हैं इन केस ऑफ बेंजीन। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों अपने पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है कि बेंजीन के ऊपर NO2 का एडिशन, बेंजीन पे NO2 का एडिशन। तो बेंजीन पे NO2 का एडिशन अगर हुआ तो क्या बना? नाइट्रोबेंजीन बना। नाइट्रोबेंजीन नाम हो जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या यूज किया जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इसका मिक्सचर यूज किया जाता है। इसको आप बेंजीन पे डालिए, हल्का सा हीट कीजिए, आपके पास नाइट्रोबेंजीन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसी रिएक्शन को अब हम इस फॉर्मेट के अंदर देख लेते हैं। बेंजीन है, HNO3 है, H2SO4 है, हल्का सा हीट करा, बेंजीन पे NO2 आके लग गया, नाइट्रोबेंजीन क्रिएट हो गया। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन पे क्या डालने से क्या बन रहा है, यही चीज आपको इन रिएक्शंस में याद रखनी है। अगर मैं यहां पर और बताऊं तो नेक्स्ट क्या है भाई अपने पास? नेक्स्ट है बच्चों अपने पास हैलोजनेशन। हैलोजन का सिंपल मतलब है हैलोजन एटम जो है वो आपके पास यहां पर लगेगा। ठीक है, अब हैलोजन एटम जब आपके पास लगेगा तो यहां पर बच्चों किस तरह का रिएजेंट आपके पास यूज होगा, इसको ध्यान से देखिए। यहां पर बच्चों आपके पास कैटलिस्ट जो है वो यूज किया जाएगा एनहाइड्रस FeCl3 FeBr3 या AlCl3 along with what? Along with your halogen। ठीक है, हैलोजन आपके पास दैट इज X2। अब X2 के अंदर ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम डिस्कस करता है बच्चों कि फ्लोरीन, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन बहुत आसानी से आपके पास रिएक्शंस नहीं शो करता है, डिफिकल्ट होता है, तो फ्लोरीन की हम यहां पर डिस्कशन नहीं करेंगे। आयोडीन जो होता है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें होती हैं। मेनली अगर हम हैलोजनेशंस की बात करते हैं, मेनली फोकस्ड ऑन व्हाट? क्लोरीन एंड ब्रोमीन इनका। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो देखो आपके पास क्या होगा बच्चों, बेंजीन जो है उस पर हमने डाला क्लोरीन। ठीक है, अब हमने एनहाइड्रस AlCl3 डाला, अब देख सकते हो क्लोरोबेंजीन दैट इज क्लोरीन जो है अपने पास यहाँ पर आके लग चुका है। नेक्स्ट है बच्चों सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर क्या होगा? सल्फोनेशन के अंदर हमारे पास बेंजीन पे हम क्या डाल रहे हैं? H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बच्चों SO3 गैस रहती है और इससे बेंजीन पे SO3H आके लगता है। नेक्स्ट बच्चों अपने पास क्या है? फील्डक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है? बेंजीन है हमारे पास, अब ध्यान से देखिए, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप का लगना। जैसे CH3Cl, इसमें CH3 एक एल्काइल ग्रुप है। अब CH3Cl को एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में अगर हम डालते हैं तो बच्चों इस तरीके से CH3 अपने पास आके लग जाता है। अगर मैं इसी को आपको इसके साथ दिखाऊं, आपके इथाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये C2H5 ये आके यहाँ पर लग चुका है। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों कि ये जो रिएक्शंस हैं, है ना, इनको फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जो है, स्पेशल नाम जो है दिया गया है। एसाइलेशन क्या होता है? ध्यान से देखिए, एसाइलेशन
तो CH3CO ग्रुप ये एसाइल ग्रुप है, तो बेंजीन पे CH3COCl डाला तो बेंजीन पे COCH3 कुछ इस तरीके से लग गया, ये एसाइलेशन हो गया। या फिर अगर मैं बोलूं कि यहां पर बेंजीन पे हमने एनहाइड्राइड डाला, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो भी बच्चों आपको सेम प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इनको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जो है वो बोला जाता है, राइट। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, हमने रिएक्शन सारी डिस्कस कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म, इट्स लिमिटेशंस, इसकी बात करते हैं। ये भी अपने को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर बच्चों एक चीज नोट करिए कि, है ना, हमारे पास एक लिमिटेशन ये भी है, जैसे अगर बेंजीन पे हम Cl2 डाल रहे हैं एनहाइड्रो ClCl3 की जगह AlCl3 के साथ, ठीक है, तो आपके पास 6 के 6 क्लोरीन जो हैं वो यहाँ पर आके लग जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भाई जो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल टाइम सब्सटीट्यूशन हो सकता है एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट की प्रेजेंस में। एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट ले रहे हैं तो मल्टीपल सब्सटीट्यूशन हो सकते हैं, राइट। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन विच यू हैव टू रिमेंबर। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। मैकेनिज्म अपने पास क्या होता है, चैतन्य यहाँ बोल रहा है यहाँ पर गामाक्सीन, ठीक है। गामाक्सीन क्या हमारे पास यहाँ पर क्रिएट होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरा क्वेश्चन जो है। और अगर तू एनसीईआरटी साथ में नहीं लेके बैठा है तो एनसीईआरटी ले लेना, ठीक है। एनसीईआरटी खोल के बैठना कि क्या ये कंपाउंड अपने पास जो है जो डार्क एंड कोल्ड के अंदर बन रहा है, आर यू टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, है ना, या फिर तुम लाइट वाले कंपाउंड की बात कर लो, एक बार जरूर खोल के यहाँ पर देख लेना। चलिए आगे चलते बच्चों। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है बच्चों हमारे पास इस तरह का कोई भी कंपाउंड है, उससे एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट होता है। बेंजीन जो है उसके ऊपर ये अपना इलेक्ट्रोफाइल आता है। बेंजीन जो है उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस पे इसकी साइड जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, बट बेंजीन जो है वो फ्रेंड जोनिंग कर देती है, ठीक है। वो उसको वहाँ पर जो है ऐसा नहीं करती कि तुम जो है यहाँ पर आ जाओ, इलेक्ट्रोफाइल भी आ जाओ, न्यूक्लियोफाइल भी आ जाओ। बेंजीन के जो डबल बॉन्ड्स हैं वो डबल बॉन्ड रहना भी चाहते हैं बट अट्रैक्शन भी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है अपने पास फाइनल रिएक्शंस में स्टेप्स के अंदर जब ये आता है कुछ इस तरीके से अपने पास रहता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोफाइल, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोफाइल की साइड शिफ्ट हो गए और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज भी हो जो आपके पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, बट फाइनली होता क्या है, फाइनली ये होगा कि यहाँ पर जो आपके पास हाइड्रोजन था, ऑलरेडी कुछ यहाँ पर हाइड्रोजन जो था, हमेशा हर कार्बन पे बेंजीन पे हाइड्रोजन होता है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके पास इस पॉजिटिव साइड की साइड शिफ्ट होके वापस क्या दे देते हैं, वापस से अपना डबल बॉन्ड जो है वो दे देते हैं। बिकॉज ये डबल बॉन्ड क्या है, ये एरोमेटिसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है बेंजीन के, तो एरोमेटिसिटी नहीं खत्म होनी चाहिए। बेंजीन को ध्यान रखना होता है, उसको नहीं खत्म करनी होती है, वेरी स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। इसी चीज़ को अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कि आपके पास यहाँ पर ये बेंजीन है, हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर लग गया, इसको अब हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन यहां पर अपना हो गया है। चलिए अब यहां पर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के अंदर अगर बात करें तो जैसे क्लोरिनेशन की बात करते हैं, क्लोरिनेशन में हम देखा क्लोरीन और AlCl3 की प्रेजेंस में यहां पर क्लोरिनेशन जो होता है उसमें Cl+ इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या होगा बच्चों, Cl+ इलेक्ट्रोफाइल होगा। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे अगर सपोज CH3Cl है, AlCl3, यहाँ CH3+ इलेक्ट्रोफाइल होगा। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर तो जैसे CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, इसको LCl3 की प्रेजेंस में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर CH3CO+ ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये बच्चों हमारे पास अलग अलग केसेस के इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं हम जनरेट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन। सारे केस में हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में AlCl4- ये यहां पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज बच्चों हमारे पास क्या आती है, यहां पर नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि अगर हम
इस केस में देखें, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस जिस पे आपके जे मेन जे एडवांस दोनों के अंदर क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। अगर मैं सल्फोनेशन की बात करूं तो सल्फोनेशन में बच्चों क्या होता है कि आपका जो H2SO4 होता है वो H+ देता है HNO3 को। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि अगर मेरे पास H2SO4 और HNO3 दोनों की बात करें, दोनों ही एसिड होते हैं, बट जब दोनों को साथ में रख रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, तो हमारे पास ये एक एसिड का काम कर रहा है जिसका H निकल के जा रहा है HNO3। अगर कोई चीज हमारे पास बच्चों किसको एक्सेप्ट कर रही है H+ को, तो उसको बेस बोला जाता है ना। तो HNO3 बच्चों यहां पर बेस का काम करता है जो कि इस H को एक्सेप्ट करता है और यहां पर अपने पास H ये जनरेट करता है और इससे NO2+ जनरेट होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, और ये रिपीट होता है आगे वाले कभी ना कभी 2 से 3 साल में वापस से क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में जरूर आएगा कि अगर मैं सल्फोनेशन रिएक्शन कराता हूं बेंजीन पे तो एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है वहां पर, बिकॉज दोनों ही हम एसिड के नाम से जानते हैं, बट मैकेनिज्म के अंदर एक अलग कहानी यहां पर चल रही होती है। इसलिए मैकेनिज्म समझना बहुत जो है अपने पास बच्चों ऑर्गेनिक के अंदर जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या, नेक्स्ट हमारे पास जैसा हमने डिस्कस किया कि एक बार इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी साइड जाएंगे और आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो आपके पास इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे इस तरीके से आपको दिखेंगे। ध्यान रखिए इसको बच्चों हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या अरीनियम आयन बोलते हैं। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा कि अगर मेरे पास कोई सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो सकता है तो मेरे पास पाई कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बट दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन कंप्लीटली। यहाँ पर इसको सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है। अच्छा, इसके आगे अगर हम चलें तो इसके आगे हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई अपने पास जो इलेक्ट्रोफाइल आया उसने सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करा, बट सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने के बाद वहां पर क्या रहेगा, वहां पर इस तरह का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो रहेगा, बट अल्टीमेटली आपका एरोमेटिसिटी जरूर वहां पर रीगेन हो जाएगी। एरोमेटिसिटी आपकी रीगेन होने के लिए क्या रहेगा, आपका हाइड्रोजन जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहां चले जाएंगे एंड वापस से आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएंगे। ओवरऑल बच्चों अपने को इस तरह का यहाँ पर स्टेप्स जो है वो देखने को मिलते हैं। सारे स्टेप्स को समझना याद रखना ऑर्गेनिक में ज़रूरी है, बहुत आसान से है, कोई बहुत डिफिकल्ट बात यहाँ पर बच्चों नहीं है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, जस्ट दैट ये स्टेप्स अगर आप 3-4 बार बस लिख लें अपने हाथ से तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, कोई टेंशन आपको यहाँ पर नहीं होगी। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों आपका कि अगर कार्बोकेटाइन फ्रीडल क्राफ्ट के केस में जनरेट हो रहा है ना, कौन से वाले केस में, फ्रीडल क्राफ्ट FC शॉर्ट में लिख रहे हैं। एल्काइलेशन के केस में अगर कोई कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है तो ध्यान रखिएगा कि कार्बोकेटाइन कहीं रीअरेंजमेंट ना शो कर दे। जैसे ये जो पर्टिकुलर केस है बच्चों जिसमें आपके पास सपोज मैं CCCCl इसको AlCl3 के साथ जो है वो रखता हूं, तो यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, वो कार्बोकेटाइन सबसे पहले टर्मिनल कार्बन पे आएगा। बट टर्मिनल कार्बन से रीअरेंजमेंट जो है वो आपका हो सकता है, हाइड्रोजन शिफ्ट आपका हो सकता है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स पे ट्रिकी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करिए, हाइड्रोजन शिफ्ट करा दीजिए और फिर आपके पास ये रीअरेंजमेंट जो है वो रहेगा। डायरेक्टली याद रखना, अगर तुमने ये रीअरेंजमेंट बहुत अच्छे से नहीं सीखा है तो जे मेन के पर्सपेक्टिव से कम इस रिएक्शन को याद रखना कि भाई अगर आपके पास कुछ इस तरह का आपका कंपाउंड है और आप इसको बेंजीन पे ऐड कर रहे हैं, तो बेंजीन जो है उस पे ऐड करने पर आपका जो मेन जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों वो ये मिलता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, एंड इसको अगर हम बोलेंगे तो ये आपका माइनर ही रहेगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है वही इंपॉर्टेंट सबसे चीज आपको याद रखनी होती है। ठीक है जी, तो ये बच्चों अपने पास यहां पर फंडा क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन जो है ये बहुत ही है ना कम होती हैं। होने के लिए जैसे अगर मैं हाइड्रोजनेशन कराना चाहूं तो हाई टेम्परेचर पे कराना पड़ता है।
निकल कैटलिस्ट होता है मेरे पास, हाइड्रोजन गैस रखा, तीनों ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं मेरे पास यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर मेरे पास आके लग जाता है। द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि ये हीट करने पर होता है, जो कि नॉर्मल डबल बॉन्ड्स पे रिक्वायर्ड नहीं होता। एल्कीन नॉर्मल अगर हो, नॉन एरोमेटिक हो, वहां पर हाइड्रोजनेशन करने के लिए हीट नहीं करना पड़ता, ठीक है, वो लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। यहां पर हीट बच्चों करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर एंड और प्रेशर कंडीशंस रहती हैं। फाइनली बच्चों हमारे पास बेंजीन का जो है एडिशन रिएक्शन अगर हम क्लोरीन का कराएं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है, तब बच्चों हमारे पास कौन सा कंपाउंड क्रिएट होता है। और ये कंपाउंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, जैसे अभी चैतन्य को कंफ्यूज कर दिया था इस कंपाउंड ने। ये होता है बच्चों बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को गामाक्सीन भी बोलते हैं, इसी को लिंडेन भी बोलते हैं। और ये जो अपने पास कंपाउंड है, इसके अंदर ध्यान रखिए डबल बॉन्ड्स जो हैं बेंजीन के वो खत्म हो गए हैं, पर ये तभी होगा जब ये यूवी लाइट और हीट की प्रेजेंस में किया जाएगा, ठीक है, तभी आपके पास बच्चों ये रहेगा। इसी को ध्यान रखिएगा, लिंडेन या गामाक्सीन जो है वो भी बोला जाता है ना। बस फैक्चुअल पॉइंट है, एनसीईआरटी के ही है, याद रखने के पॉइंट्स हैं, है ना। और जो हमने डार्क में करा था Cl2AlCl3 के प्रेजेंस में, तो वहां पर सिंपल EAS रिएक्शन ही अपने को देखने को मिलेंगी। यस, ये बात अपने को क्लियर है बच्चों। चलिए, तो बच्चों कंबशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जैसा अभी हमने डिस्कस करा था कि आप कंबशन रिएक्शन अगर करते हैं तो जल जाता है कंपाउंड, बट क्या होता है सूटी फ्लेम के साथ जलता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके पास इस तरह का कोई भी हाइड्रोकार्बन हो तो आपको एक जनरल रिएक्शन याद होनी चाहिए। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एनी काइंड ऑफ कंपाउंड, CXHY प्लस X प्लस Y/4O2 gives XCO2 प्लस Y/2H2O. This is a standard stoichiometrically balanced reaction. हमेशा याद होनी चाहिए। स्टोइकियोमेट्री क्या होगी, CXHY, ठीक है, जैसे यहां पर है C6H6, तो X प्लस Y/4, that means X is 6 plus Y/4, that is 6/4। ये जब हम करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, XCO2 6CO2 एंड Y/2H2O Y/2H2। ठीक है जी, क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे पास कि जब ये हम EAS रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ, है ना, कुछ क्या होता है हमारे पास ग्रुप्स जो होते हैं जो कि बेंजीन पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनकी वजह से नया इलेक्ट्रोफाइल अफेक्ट होता है। क्या मतलब है इसका, इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करूं कि यार सपोज मेरे पास कोई बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है। अब इस पे अगर मैं क्या करना चाहूं, इस पे मैं हैलोजिनेशन यहां पर करना चाहूं, तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, इस केस में मेरे पास ये जो CH3 है इसके रिलेशन में, इसके क्या है, इसके रिलेटिव में, इसके रिलेशन में मेरे पास इस बेंजीन पे 3 पोजीशंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं। जस्ट इस ग्रुप के नेक्स्ट वाले कार्बन को मैं बोलता हूं ऑर्थो पोजीशन, शॉर्ट में O लिखा जाता है। इन वाली पोजीशंस को मेटा पोजीशन बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो अब नया इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि इस केस में Cl प्लस है, कहां जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा, पैरा पे जाएगा। ये एक याद रखने वाला अपना पॉइंट होता है। याद रखने वाला पॉइंट जो है अपने पास, इसको बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने सामने चिपका लीजिएगा, ताकि इसको रोज रोज रिवाइज करेंगे 10-15 दिन में तो आपको सारे की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो याद रखना होता है ऑर्गेनिक के अंदर, पर उसके रिवॉर्ड्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कि अगर आप ढंग से ऑर्गेनिक प्रिपेयर करके गए हैं, द रिवॉर्ड्स आर वेरी हाई। 10 से 15 सेकेंड में बहुत सारे आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप निपटा देते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ निपटा देते हैं, जितना बाकी किसी सब्जेक्ट में आप नहीं कर पाते। तो अब जल्दी से बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होता है यहाँ पर कि ऑर्थो, मेटा, पैरा किस जगह आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। ठीक है जी, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि अगर मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप दिया हुआ है जो बहुत ज़्यादा रेजोनेंस जो है ना, प्लस आर इफेक्ट, जो ज़्यादा प्लस आर इफेक्ट देता है, तब आप ध्यान से देखिएगा
कि वो आपके पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ग्रुप्स को भेजना प्रेफर करेगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखो NH2, NHR, NHCOCH3, OCH3, CH3, ये बच्चों कौन से वाले ग्रुप्स हैं? देखो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन पे तुम्हारे पास क्या रहता है? लोन पेयर रहता है। और लोन पेयर जो होता है, अगर मैं बेंजीन के ग्रुप के पास के रखता हूँ तो बेंजीन को बहुत मजा आता है, ठीक है, यहाँ पर इसका डीलोकलाइजेशन लेने के अंदर। ठीक है, उसके साथ आगे बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, है ना। जैसा हमने क्या बोला कि बेंजीन जो है वो फ्रेंड जोनिंग करता है। ठीक है, कि भाई वो इलेक्ट्रॉन्स लेता भी है, देता भी है, बट डबल बॉन्ड्स को टूटने नहीं देता है, बस एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, तो वो उसको पसंद बिल्कुल नहीं है। तो बस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, थोड़ा बहुत डीलोकलाइजेशन होके घूमेंगे, बट जब वो घूमेंगे तो क्या रहेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे बच्चों अपने पास क्या होता है? डेल्टा नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं। अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, ऐसी चीज़ जिसको इलेक्ट्रॉन्स पसंद है, तो वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली वहीं जाएगा जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, दैट इज ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, वहीं जाके अपना पूरा मैकेनिज्म वो शो करेगा। सो अगर हम बोलें ये सारे के सारे ग्रुप्स याद रखने हैं बच्चों आपको, OH है, NH2 है, NHR है, कोई भी ऐसा ग्रुप जहाँ पर लोन पेयर हैं, या फिर अपने पास इलेक्ट्रोफाइल, अपने पास ये भी तो हैं एल्काइल ग्रुप्स। ये बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं, विच इज अ रिलेटिवली वीकर फॉर्म ऑफ रेजोनेंस, बट इट्स रेजोनेंस ओनली, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, याद आपको होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि अगर यहाँ पर इस तरीके से लोन पेयर है, या फिर ये ग्रुप्स हैं जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं, सभी केसेस में क्या रहेगा? सभी केसेस में अल्टीमेटली डेल्टा नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस क्रिएट होती हैं ऑन द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशंस। ठीक है जी, यस। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेक्स्ट है बच्चों अपने पास यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब ध्यान दीजिए, डीएक्टिवेशन का क्या मतलब है? तो अगर मैं कोई रिएक्शन के बारे में बात करूं कि ये रिएक्शन जो है, ठीक है, इस ग्रुप की प्रेजेंस में होगा कि नहीं होगा, अगर कोई ग्रुप है बेंजीन पे लगा हुआ जो कि इस रिएक्शन को, स्पीड को बढ़ाता है, तो उसको एक्टिवेटिंग बोलते हैं। जैसे कि अभी पिछले वाले केस में था ना, मैंने तुम्हें कहा था यार नेगेटिव चार्जेस वहां पर क्रिएट हो रहे हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रोफाइल भागा वहां पर जाएगा कि और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाके चिपक जाते हैं। बट सपोज कोई ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलेटिवली बेंजीन में कम कर दे, तो क्या होगा? बेंजीन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दोगे तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने की जो उसकी पावर है वो तुम कम कर दोगे, एंड दैट इज वेयर वी से कि बच्चों को ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग है। और इसमें आपको एक स्पेशल केस हैलोजेंस का याद रखना है। जितने भी हैलोजेंस हैं FCl BrI, चारों के चारों बच्चों क्या होते हैं अपने पास? डीएक्टिवेटिंग होते हैं, बट दे आर ऑल्सो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब कि वो इस तरीके से, जैसे क्लोरीन है उस पे लोन पेयर है, तो वो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स देके ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज तो वहां पर क्रिएट करता है, बट उसी के साथ साइमल्टेनियसली बच्चों क्या होता है? उसी के साथ यहां पर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट भी क्रिएट करता है। -I इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना। और उस -I इफेक्ट जो देखने को मिलता है इन केस ऑफ हैलोजेंस, इट इज फार स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इट्स +R। ठीक है जी, तो इसी वजह से बच्चों हमारे पास जो हैलोजेंस होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहते हैं बट डीएक्टिवेटिंग होते हैं। उनके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो बेंजीन के कंपैरिजन में कम होगी। एक नॉर्मल बेंजीन पे ES कराओ और क्लोरोबेंजीन पे EAS कराओ, क्लोरोबेंजीन की रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी और वहां पर ऑर्थो पैरा डायरेक्शन में आपके पास ये रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए लास्ट है बच्चों अपने पास सिंपल से मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेते हैं, वेरी स्पेसिफिक अपने पास ये ग्रुप्स याद रखने एग्जांपल्स। तो बच्चों जहां पर NO2, CN, CHO, COR ये सब लगा हो, तो NO2 इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको याद रखना है। ठीक है, जब हम डिस्कस कर रहे थे रेजोनेंस इफेक्ट, क्या ये -R इफेक्ट शो करता है, तो आपके पास अगर -R इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स हैं, सारे के सारे हमने डिस्कस किए थे -R ग्रुप्स हैं। -R अगर कहीं पर भी है तो आपका क्या होगा? यहाँ पर
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बच्चों क्या जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, वो जाएगा आपके पास इस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, जहां पर रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको वहां मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बच्चों अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास यहां पर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद एन प्रोपाइल क्लोराइड। मैंने आपको बोला था, अभी यहां पर मैंने स्टार मार्क करा था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर जो है याद रखिएगा। तो बच्चों हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास यहां पर रिएक्शन अगर देखी जाए तो ये जो है रिएक्शन आपको बोली जा रही है, इसमें मैंने आपको बोला था बच्चों कौन सा केस लगता है, हाइड्राइड शिफ्ट का। हाइड्राइड शिफ्ट कहाँ होता है, सबसे पहले आपके पास कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा, फिर आपके पास ये जो हाइड्रोजन है बच्चों यहाँ पर मूव कर जाएगा और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा एंड दिस विल गो यू टू योर बेंजीन, जो कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है, सी एंड सी एंड सी। तो ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस बिकम्स आवर फेवरेट आंसर इन दिस केस, है ना, रटने वाली चीज है, याद होनी चाहिए, इतनी बार आप इसको जो है करके देख लेना। एंड फाइनली बच्चों सारी चीज़ें जो आज हमने पढ़ी हैं जल्दी से रिवाइज कर लेना एक बार, फिर एम्बाइब की ऐप पे जाना, प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चंस अरेंज करके देख रहे हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ जब आप इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं, सपोज एक टेस्ट फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो एंड में आपको एक बहुत ही बढ़िया एनालिसिस देखने को मिलता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप किस तरह के चीज़ें सही कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें गलत कर रहे हैं, ठीक है, और आपके सही जो बिहेवियर हैं कि आप क्या ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि भाई आपके पास जो है बहुत जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये सब भी बताया जाता है। तो चेतन यहाँ पर जैसे पूछ रहा है एडवांस के लिए, बिल्कुल एडवांस के लिए भी सीरीज आएगी, पर बेटा अभी जो है बिल्कुल मेन फोकस सारे स्टूडेंट्स का जेई मेन के ऊपर है और सर पे बोर्ड एग्जाम भी पड़े हुए हैं। तो जेई एडवांस की तरफ जाने का थोड़ा सा अपने को जो है रिस्ट्रेन करना है, बट यस हम जो है एडवांस की सीरीज भी बिल्कुल करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ज़रूर आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। बट दिस अभी तक जो है अपने पास फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी आप देखेंगे यहाँ पर आपकी सीरीज कंटिन्यूसली बच्चों हम जुड़े रहेंगे आपके साथ, और आपको यहाँ पर सारा का सारा कंटेंट जो है बेस्ट प्रोवाइड करने की पूरी तरह कोशिश अपनी तरफ से करेंगे। इनफैक्ट एम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे भी जो है हम चाहते हैं कि आप आके वहाँ पर भी लेक्चर करें, वहाँ पर भी आपके पास इस तरह का हम लेक्चर लेंगे, इसमें और ज़्यादा डिटेल वाले हम बैचेस भी जो है आपको दे पाएंगे। तो चलिए बच्चों आज के लिए दिस इज योर सिल्वर सर साइनिंग ऑफ, बाय एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.